इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट की काउंसलिंग के लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के दौरान लगते हैं। डॉक्यूमेंट इंटरेस्टेड हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में और मेधावी स्कॉलरशिप में। जो स्कॉलरशिप लेने में इंटरेस्टेड है वो, अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका आउटडेटेड है, पुराना है या नहीं बना है, तो सबसे पहले आप इसको बनाएं स्टेट की काउंसलिंग के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपके 2 मिनट लूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में आई, एग्ज़ाम से पहले का तो गाइडेंस बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग से रिलेटेड इन बातों का गाइडेंस किसी के पास भी नहीं है। और दूसरा, गाइडेंस, लैक ऑफ गाइडेंस के कारण इस टाइम पे स्टूडेंट्स जो डिसीजन लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है उनके इमोशन से। इंटेलिजेंस क्वोशेंट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा उनका इमोशनल क्वोशेंट हाई होता है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उनके इन इमोशनल क्वोशेंट के हिसाब से ही अपना डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में उनको इस डिसीजन को कैरी करना पड़ता है। आईआईटी पल्स ने इसका एक सोल्यूशन सोचा है, ये वीडियो सीरीज़। इसमें हम सबसे पहले जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, आपकी रैंक से जो कॉलेजेस मिल रहे हैं उनको सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, सही कॉलेज आप कैसे चुन सकते हैं वो बताएंगे। अगर आप कॉलेज से मिस कर रहे हो तो आपको बीडीएस, फॉरेन से एमबीबीएस, आयुष के अंदर आपको जितने भी ऑप्शंस मिलते हैं, और ड्रॉप, क्या आपको एक ड्रॉप के लिए सोचना चाहिए। इन ये जो डिसीजन होता है, क्या फैक्टर्स इन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, एक डिसीजन पे पहुंचना चाहिए, उसका एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। और चौथी वीडियो रहेगी, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो हम एक स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसीजर का एक वीडियो बनाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज की वीडियो के एजेंडा पे आते हैं। आज की वीडियो का एजेंडा ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के दौरान लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स को मैंने 3 पार्ट में क्लासीफाई करा है, ठीक है। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्कूल से मिलते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको स्कूल से मिलते हैं, जिसमें से 10th का सिर्फ एक है, 10th की मार्कशीट, बाकी सारे 12th से मिलते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ट्रांसफर, इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है। बहुत बच्चों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, वो इशू नहीं होता स्कूल से, तो आप स्कूल को कांटेक्ट करके वो करा लो, सेम डे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर ये आप पहले से करके रख लो। उसके बाद आते हैं हम सबसे ज़्यादा जिन डॉक्यूमेंट्स में परेशानी होती है, वो है जो डॉक्यूमेंट्स एमपी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो 10th की मार्कशीट एज अ बर्थ सर्टिफिकेट इशू होती है, एज अ एक्सेप्टेबल होती है, ओके। आधार कार्ड, एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट जिसको हम मूल निवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है लास्ट 10 ईयर्स से तो वो वैलिड है, लास्ट 10 ईयर्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैलिड होता है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका लास्ट 3 ईयर्स के अंदर अंदर बना है तो वो वैलिड होगा, अब आज भी वो वैलिड होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका अगर इस साल अप्रैल के बाद बना है तो वो वैलिड होगा, अगर नहीं है तो आप उसको बनवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एसटी, एससी, ये लाइफ टाइम वैलिड होता है, ये एक बार बस बनाना पड़ता है। अगर ये आपके पास बना हुआ है देन इट्स ओके। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने 10th के बाद, 12th के बाद ड्रॉप लिया है। 12th के बाद 1, 2, 3 जितने भी साल का आपका ड्रॉप है, वो एक्सप्लेन करने के लिए कि आप उतने टाइम फॉर्मल स्टडी से दूर रहे थे, एक गैप सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि आपने उस दौरान क्या किया, ठीक है। ये सेम डे बन के आ जाता है। ये हाई कोर्ट के पास जो लॉयर्स होते हैं उसमें से कोई भी बना देगा, मिनिमम चार्जेस होते हैं इसके, अंडर 500 इसके चार्जेस होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स 4 days to 1 week लेते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। 4 days to 1 week मैं बिजनेस डेज की बात कर रहा हूँ। तो अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका आउटडेटेड है, पुराना है या नहीं बना है, तो सबसे पहले आप इसको बनाएं। हाँ, एमपी ऑनलाइन पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, पर उनका प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो सकता है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप फिजिकली विजिट करें आपके सेवा केंद्र पे, जहाँ पे भी आपका ब्लॉक होगा वहाँ पे आपका लोक सेवा केंद्र होगा, आप वहाँ पे विजिट करें, फिजिकली विजिट करके बनाएं तो आपका डॉक्यूमेंट जल्दी बन जाएगा, ओके। और लास्ट डॉक्यूमेंट जो नीट के द्वारा इशू होते हैं, आपका एडमिट कार्ड, रिजल्ट जो आया होगा उसकी एक कॉपी। एडमिट कार्ड आप ओरिजिनल मत सोचना, जो आपने वहाँ पे दे दिया वो नहीं, आपको जस्ट जो पीडीएफ होगा सॉफ्ट कॉपी उसका प्रिंट चाहिए, ओके। अलॉटमेंट लेटर और काउंसलिंग फी रिसिप्ट, ये दोनों चीज़ें मैं समझाता हूँ, ये क्या है ये मैं समझाता हूँ। अब आते हैं प्रोसेस पे, जिसमें आपकी बाकी की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्कूल के डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहले से हैं, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। जो नहीं है हम तुरंत ले लेंगे उसको। सबसे पहला काम हमको ये करना है, अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ नहीं है तो हम ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड जो नीट के एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आया था, वो एडमिट कार्ड आप ले लो। जब आपका रिजल्ट आया होगा तो जो रिजल्ट था वो रिजल्ट आप ले लो। इन दोनों की कॉपी आपको चाहिए, सॉफ्ट कॉपी भी आप इनकी अपने फ़ोन में हमेशा रखना, ठीक है। इसके बाद dme.mpionline.gov.in, यहाँ से जैसे NTA-NEET.nic.in अभी तक के सारे काम यहाँ से हुए थे, यहाँ के बाद के सारे काम यहाँ से होंगे। इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है, यहाँ पे स्टेट की मेरिट लिस्ट आएगी, वो पूरी प्रोसेस में समझाऊंगा जब वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जब आप रजिस्टर करोगे और अब जब काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करोगे तो वहाँ पर आपको एक फीस पे करनी पड़ती है। वो फीस गवर्नमेंट की अलग होती है और प्राइवेट की अलग होती है। जब आप वो फीस पे करते हो तो उस फीस की आपको एक रिसिप्ट मिलती है,
ठीक है। वो रिसिप्ट की भी कॉपी आपको अपने पास रखनी है, ठीक है। आपने चॉइस फिलिंग करी, काउंसलिंग खत्म हुई, आपको कॉलेज अलॉट हुआ। जब आप इस वेबसाइट पे वापस लॉग इन करोगे तो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो उसका अलॉटमेंट लेटर आया होगा, वो आपको मेल पे भी आया होगा। अलॉटमेंट लेटर तब नहीं आएगा जब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तब सीधा आ जाएगा कि नो कॉलेज वाज अलॉटेड, ठीक है। ये अलॉटमेंट लेटर की कॉपी आपको निकाल के रखनी है और ये सारी चीज़ों की सॉफ्ट कॉपी आपको अपने फ़ोन में रखनी है, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट लेटर और फी रिसिप्ट ये आपको इस वेबसाइट से मिलेंगे और ये बाद में मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको कम से कम 30 पासपोर्ट साइज फोटोज अपने पास रखनी है, ठीक है। 30 पासपोर्ट साइज फोटोज, क्योंकि बहुत लगने वाली है, प्लस इनके मल्टीपल कॉपीज लगने वाली है। कितनी नंबर ऑफ कॉपीज वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, पर वो वहां पे हो जाएगा। आप ओरिजिनल तो अपने पास रखना, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ से आगे वीडियो को वो लोग कंटिन्यू करें जो इंटरेस्टेड हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में और मेधावी स्कॉलरशिप में। जो स्कॉलरशिप लेने में इंटरेस्टेड है वो यहाँ से आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप किसके किसके लिए होती है? ओबीसी, एसटी, एससी स्टूडेंट्स के लिए होती है। यहाँ पर एक बात नोट करना, अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और एनुअल इनकम फॉर एसटी एससी इट इज 2.5 लाख पर एनम। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 3 लाख पर एनम, ठीक है। अगर आप इसमें आते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क जो भी होता है सब आपको कॉलेज लेवल पे होगा, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली हैं वो ये चाहिए। ये कैसे प्रूफ होगा? ये आपके इनकम सर्टिफिकेट से प्रूफ हो जाएगा। तो अगर आप क्लेम करते हो कास्ट के अंदर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को भी आप क्लेम करना चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्लेम नहीं करते तो बस आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपकी कास्ट की रैंक को प्रूफ करने के लिए, उसको क्लेम करने के लिए, ठीक है। दूसरी है मेधावी स्कॉलरशिप। इसमें मैं थोड़ा टाइम लूंगा क्योंकि इसमें इस साल बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं। ये अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, ऑफिशियल नहीं हुए हैं, पर ये ऑलमोस्ट फाइनल है जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, ठीक है। मेधावी स्कॉलरशिप सबके लिए होती है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं होती। बहुत लोगों को लगता है ये सिर्फ यूआर के लिए है, ऐसा नहीं है। मेधावी स्कॉलरशिप सबके लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। पर हाँ, इसका जो क्राइटेरिया है उसमें इस बार चेंजेस हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। पहले आपको सीबीएसई से 85% लाने होते थे और अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो आपको 70% लाने होते थे मिनिमम। ये एग्जाम का मेधावी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया होता था। इस साल से इस क्राइटेरिया को खारिज कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट ये बात श्योर है क्योंकि आईआईटी में भी ऑलरेडी ये होता है। ये सिर्फ मेडिकल के लिए ये दोनों क्राइटेरियाज हैं। आईआईटी का क्राइटेरिया ये है कि आपको ऑल इंडिया 1.5 अंडर 1.5 लाख रैंक के अंदर रहना पड़ेगा। सेम क्राइटेरिया अब मेडिकल में अप्लाई होने वाला है, ठीक है। यू विल हैव टू बी अंडर 1.5 AIR नीट की रैंक में, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये बहुत लोगों के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है जिनका सीबीएसई और एमपी बोर्ड का जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर रहा और वो गवर्नमेंट कॉलेज थोड़े से मिस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, ये स्कॉलरशिप अब आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में नहीं मिलेगी, ये आपको एक लोन के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। पहले हो क्या रहा था, स्कॉलरशिप का पर्पस क्या था कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनका फीस बच्चे बियर नहीं कर पाते उनको उनकी साइड से गवर्नमेंट फीस बियर कर देगी। गवर्नमेंट ऐसे बच्चों की हेल्प कर रही है और इसके रिटर्न में बच्चे क्या करेंगे, जब वो पास आउट हो जाएंगे तो वो 2 या 5 साल की रूरल सर्विस बॉन्ड को भरेंगे और वो रूरल सर्विस देंगे। क्या है कि सिटी में कदम कदम पे डॉक्टर हैं पर गांव में डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, तो ये दोनों चीज़ों को एड्रेस करने का बहुत अच्छा प्लान था। पर ये जो चीज़ है, ये बच्चे इस रूरल बॉन्ड का जो सर्विस है ये बच्चे करने से कतराते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके करियर में एक ब्रेक लगता है। तो इसको अब लोन के फॉर्म में देके इसको थोड़ा कंपलसरी करने की, थोड़ा फोर्स करने की कोशिश की जा रही है, ओके। ये आपको लोन के फॉर्म में मिलेगा और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो 2 साल का रूरल सर्विस आपको देना पड़ेगा। रूरल सर्विस मतलब आपकी पोस्टिंग गांव में होगी जहां पे आपको प्रैक्टिशनर एज अ मेडिकल एमबीबीएस प्रैक्टिशनर काम करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से लेते हो तो आपको 5 साल की देनी पड़ेगी क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसको रीपे करने के लिए आपको 5 साल की और सर्विस देनी पड़ेगी। पर ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप डॉक्टर एज अ डॉक्टर वहाँ जाओगे तो एक गवर्नमेंट डॉक्टर की जो सैलरी होती है वो पूरी सैलरी आपको इस दौरान मिलेगी। आपका लोन गवर्नमेंट पे करेगी पर ये सैलरी आपकी होगी, ओके। दूसरा, अगर इस दौरान 2-5 साल की ड्यूरेशन के दौरान अगर आप पीजी क्लियर कर लेते हो तो इस पे ब्रेक लग जाएगा और आप पहले अपनी पीजी कंप्लीट करके आ सकते हो और आप पीजी करने के बाद ये सर्विस दे सकते हो और तब आपकी जो सैलरी बनेगी वो एज अ पीजी डॉक्टर, जो गवर्नमेंट डॉक्टर होता है एज अ सीनियर रेसिडेंट, तब आपकी सैलरी उस हिसाब से बनेगी, ओके। तो ये सर्विस में ये क्राइटेरियाज है, तो इट इज नॉट सच अ बैड थिंग। ये अभी भी एक बहुत लर्केटिव ऑफर है सरकार के द्वारा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कॉलरशिप का भी मैंने बता दिया। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोज का भी मैंने बता दिया। इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी रह जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है।
आप कमेंट्स में डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी क्वेरी थोड़ी स्पेसिफिक है, आपको थोड़ा ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो की सीरीज़ में मैं धीरे धीरे और भी वीडियोज़ लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो इस बात पर रहेगी कि हम कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करें और कॉलेज सिलेक्शन में क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।